जैसे कि इससे पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करते हैं। हमने तीनों की तीनों सीरीज को याद करने के लिए ट्रिक सीखी थी। अब हम डिफाइन करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे डी सब सेल में, दीज एलिमेंट विद लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सब सेल, उस एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनकी डी सब सेल क्या हो, अनकम्प्लीट हो, एंड चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो चाहे वो एक्साइटेड स्टेट में। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक है, ये जिंक की इसकी जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, और अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 3d10 है, तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीट है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट की बात करें हम, चाहे वो एक्साइटेड स्टेट की बात करें। तो इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन अगर हमें इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं। ट्रांजिशन के लिए क्या होना चाहिए, जो डी सब सेल है वो अनकम्प्लीट होनी चाहिए। जो हमारी डी सब सेल है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे कॉपर है, ग्राउंड स्टेट में तो सही है कि यहाँ पर इसने 10 इलेक्ट्रॉन अपने डी सब सेल के अंदर एंटर करके हैं, लेकिन अगर हम इसकी दो एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो इस एक्साइटेड स्टेट में इसके 3D कितने रह गए हैं, 9 रह गए हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो हमारा कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो इसने अपने 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रखे हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा उसकी डी सब सेल अनकम्प्लीट मिलेगी हमें, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में मिले चाहे वो एक्साइटेड स्टेट में मिले। लेकिन जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन्हें इस बात से कोई लेना या देना नहीं है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बस वो किस में होना चाहिए, डी सब सेल में, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो चाहे वो 10 हो, उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। जैसे आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26। 26 में से 18 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8। तो इसको लिखने का तरीका 3d4s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे भाई, जो इसकी डी सब सेल अनकम्प्लीट है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट भी है और ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें, जैसे Fe+2 में ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो 4s सब सेल के आउट हो जाएंगे और जो डी सब सेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 6। तो इसकी ये एक्साइटेड स्टेट है और ये कौन सी स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट। लेकिन दोनों स्टेट में जो इसकी डी सब सेल है वो अनकम्प्लीट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यही बेसिक है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी डी सब सेल क्या होती है, अनकम्प्लीट होती है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट की बात करें चाहे वो एक्साइटेड स्टेट की बात करें, 12 की बात करें। क्योंकि हमें ये तो पता ही है जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक लाइक करते हैं। अगर हम ग्रुप नंबर 12 की बात करें, जहाँ पर क्या होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ग्रुप नंबर 12 है, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, दीज एलिमेंट हैव कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स। जो इनका n-1 डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली क्या है, फील्ड है। तो इसलिए इनको हम ओनली क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इनकी जो डी सब सेल है वो क्या रहती है, कंप्लीट। अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस को। जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 D1 से 10 और ns0, यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी जो डी सब सेल उसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो एस सब सेल है उसमें 0 से 2 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात करें, अगर पहली ट्रांजिशन सीरीज है जैसे स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 21 है, इसमें से 18 माइनस करो तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3। तो इसको लिख लो 3d4s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और ये ऐसे ही जनरली वेरी करती जाएगी। लेकिन क्रोमियम के केस में एक्सेप्शन आ जाती है। उसका कारण यही है कि जो डी सब सेल है यहाँ पर क्या हो जाती है, हाफ फील्ड। और दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं या फिर गेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है एस सब सेल का वो किसके अंदर चला गया, 3d। और यहाँ जो डी सब सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी सब सेल में, 10 होते हैं।
तो अब यहाँ पर कितने हो गए 5। अगर डी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हाफ फील्ड होगी और ये हाईली स्टेबल हो गया। लेकिन आगे जनरल ट्रेंड चलता रहेगा। लेकिन यही सेम एक्सेप्शन किसके केस में आ जाती है, कॉपर के केस में आ जाती है। यहाँ पर भी वही कारण है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डी सब सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है और स्टेबिलिटी के रीजन के कारण यहाँ पर 3d10 4s 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ये जनरल ट्रेंड है जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शो करती है। लेकिन जो रिमेनिंग ट्रांजिशन सीरीज हैं, जैसे ट्रांजिशन सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो तो वेरिएबल है। लेकिन आप लोग कुछ याद रख सकते हो, जैसे ऐसे याद रखो 3 और 9 नहीं आता। जैसे हम जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें 4d1 5s2 4d2 5s2, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं आएगा। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये वेरिएबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उसका कारण ये है कि जो n-1 डी सब सेल और ns यानी कि 4d और 5s सब सेल है ना, उनकी एनर्जी बहुत ही इक्वल है। और ये इलेक्ट्रॉन है ना एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में फ्लिपिंग करते रहते हैं, और इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो भी वेरिएबल होती है। इसलिए कि ये रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, क्योंकि जो हमारी 4d है और 5s है ना, इन दोनों की एनर्जी लगभग क्या होती है, इक्वल होती है। और इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑर्बिटल्स के अंदर क्या करते रहते हैं, फ्लिप करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को इतना याद नहीं रखना, आप लोगों को याद रखना है ओनली प्लेडियम, जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d 10 5s 0। और यही इसी बेस पर हम जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को 0 से कहाँ तक लेके चलते हैं, 2 तक लेके चलते हैं। और फिर आपको याद रखनी है सिल्वर की और कैडमियम की। और रिमेनिंग्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 12th के लिए या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसके बाद लास्ट सीरीज की बात करें स्टडी के बेस पे, वैसे तो 6 सीरीज और होती है, लेकिन उस सीरीज के अंदर स्टडी नहीं होती, सभी के सभी एलिमेंट हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो 5d सीरीज या फिर 6th पीरियड या फिर थर्ड सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी हम इसको बोल सकते हैं। उसको याद रखने का तरीका आप लोगों को पता ही है, ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी, ऐसे आप लोगों ने याद किया होगा। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, डब्लू टंगस्टन की, पीटी की देखो बिल्कुल एक्सेप्शन है, 5d9 6s1 बिल्कुल याद रखनी है, एयू सिल्वर की और Hg मरकरी की। सिर्फ इन 3 एलिमेंट की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है और 3 एलिमेंट को यहाँ याद रखना है। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए तो आपके पास रेगुलर एक ट्रेंड है। रीजन डिफाइन करेंगे कि भाई जो हमारे n-1d और ns ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। और इक्वल एनर्जी होने के कारण जो इनके इलेक्ट्रॉन है ना एक दूसरे के अंदर फ्लिप करते रहते हैं, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, बिल्कुल वेरिएबल, एक रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाती। उसका कारण यही है, जैसे हमारी इनर और आउटर सेल है, ये मान लो ये n-1 डी सब सेल है और ये हमारी ns सेल है। जो डी सब सेल है इसकी जो स्क्रीन करने की पावर है ना, या फिर इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत पुअर होते हैं, क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट है उसका ऑर्डर क्या होता है, एस फिर पी का फिर डी का और फिर एफ का। तो जो डी की स्क्रीनिंग पुअर होने के कारण जो डी और सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर शील्ड नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस का इफेक्ट किस पे लगेगा, एस सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर या आउटर सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जो n-d और ns लगभग एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे, या फिर इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल। और इक्वल एनर्जी होने के कारण अब इनके इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते रहेंगे एक दूसरे के अंदर, और जो इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, वेरिएबल। कोई आपसे पूछ ले भाई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इतनी वेरिएशन कैसे है, एक रेगुलर ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं करती, जैसे पहली सीरीज तो फॉलो करती है क्योंकि जो इनका साइज है ना इनमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आगे हम जितनी जैसे नंबर ऑफ सब सेल बढ़ती जाती हैं तो उनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता जाता है, कम हो जाता है, जो आप लोगों ने +1 में पढ़ा भी होगा एन सेल के साथ कैसे एनर्जी वेरी करती है। वैसे मैंने यहाँ पर नीचे रीजन लिख भी रखा है, तो हम उसको डिफाइन करते हैं। जैसे रीजन ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड n-d सब सेल इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ेगा, और
मतलब अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, और जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और वो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। न्यूक्लियस के क्लोज आने के कारण उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और छोटा साइज होने के कारण दोनों ऑर्बिटल्स जैसे n-1d और ns दोनों की एनर्जी लगभग किसके केस में 4d और 5d सीरीज के केस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसे 4d सीरीज है हमारी और 5d सीरीज है यहाँ पर, और 5s और 6s। अब इन दोनों की एनर्जी में गैप बिल्कुल क्या रहेगा, नामात्र रहेगा, और इनकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल। लेकिन अगर हम बात करें 12th के अकॉर्डिंग तो उसके लिए तो आप लोगों को सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। पहली सीरीज में स्पेशली नोट करोगे आप क्रोमियम और कॉपर को, बीच वाली सीरीज में आप लोग किसको, पीडी, एजी और कैडमियम को, यहाँ पर पीटी, एयू और एचजी को। बाकी को आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके अंदर आप लोगों को ये यूज होगी। लेकिन पेपर में जैसे हरियाणा बोर्ड में तो क्रोमियम या कॉपर के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आप लोगों को पेपर में जनरल ट्रेंड को याद रखना है। बहुत सारी बुकें हैं जिसमें NS1 से 2 दे रखा है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारी NCERT है ना, वो सिर्फ कौन सी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करती है, इस वाली को। इतना ही। आगे हम देखेंगे एटॉमिक रेडियाई के बारे में। देख लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमारी एक तो इनर सेल होती है और कौन सी सेल होती है, आउटर। और इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या होते हैं, फिल होते हैं, और ये हमारा न्यूक्लियस होता है। और ये हम फिर इलेक्ट्रॉन बाद में कौन सी सेल में जाते हैं, आउटर सेल में। जो ये न्यूक्लियस है, अगर उसको ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन से शील्ड नहीं कर पा रहे हैं तो न्यूक्लियस का इफेक्ट डायरेक्ट आउटर सेल पे लगेगा। अगर ये इसे अच्छे से शील्ड कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, तो इसकी अट्रैक्शन आउटर सेल के ऊपर क्या लगेगी, मिनिमम लगेगी, और हमारी सेल का जो साइज है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर साइज इंक्रीज कर गया तो हम क्या बोलेंगे, जो इन इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग है वो कैसी है, इफेक्टिव शील्डिंग है। अगर हमारा साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है, भाई जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन है वो इनर सेल के अच्छे शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो उसकी स्क्रीनिंग है वो क्या है, पुअर है। अगर स्क्रीनिंग उसकी क्या है, पुअर होगी, तो पुअर स्क्रीनिंग होने के कारण अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, और न्यूक्लियस का इफेक्ट लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा, और वो उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर हमारे पास स्क्रीनिंग कैसी होगी, पुअर, तो आप लोगों को याद रखना है, अगर पुअर स्क्रीनिंग है तो वहाँ पर साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर हमारी स्क्रीनिंग कैसी है, इफेक्टिव है, तो वहाँ पर साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आप लोगों को कारण पता ही लग गया भाई जेड इफेक्टिव क्या होता है। जेड इफेक्टिव आप लोगों को पता ही है, जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जहाँ पर स्क्रीनिंग अच्छी होगी तो ये वैल्यू अधिक होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम। अगर ये वैल्यू कम होगी तो न्यूक्लियस का लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट क्या लगेगा, कम लगेगा, और साइज वहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर ये वैल्यू क्या होगी, कम, तो ये वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी, जेड इफेक्टिव हमारा अधिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब क्या हुआ, अगर ये वैल्यू अधिक होगी तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आप लोगों को इतना याद रखना है, अगर हमारा जेड इफेक्टिव अधिक है तो वहाँ पर जो स्क्रीनिंग है वो क्या है, मिनिमम है, और वहाँ पर साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर हमारा जेड इफेक्टिव कम है, वहाँ पर स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट क्या होगा, अधिक होगा, तो वहाँ पर साइज क्या करेगा, डिक्रीज इंक्रीज करेगा, सॉरी। अगर जेड इफेक्टिव हमारा अधिक है तो साइज डिक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव कम है तो वो साइज हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है स्क्रीनिंग पावर पर, और सबसे अच्छी स्क्रीनिंग होती है एस की, फिर पी की, फिर डी की और एफ की। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई, वो किस पे डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव पे। जब भी हमारा जेड इफेक्टिव है वो डोमिनेट करेगा,
जब भी हमारा जेड इफेक्टिव है डोमिनेट करेगा वहाँ पर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी, और जब भी जेड इफेक्टिव हमारा कम होगा वहाँ पर रिपल्सन डोमिनेट करेगी। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगी, वहाँ पर साइज डिक्रीज करेगा, और जहाँ पर जेड इफेक्टिव घटेगा वहाँ पर कौन डोमिनेट करेगी, रिपल्सन, और वहाँ पर साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इससे पहले आप लोगों को ये स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा नॉलेज में होना चाहिए, ताकि हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई उसको आसानी से स्टडी कर पाएँ। आप लोगों को सीरीज तो याद ही होगी, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई, सेकंड और फोर्थ, इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, और इनके पीरियड नंबर भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। लेकिन अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ एटॉमिक साइज और उसमें वेरिएशन क्या है। अगर हम बात करें स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, तो यहाँ पर जो हमारी ये इनर सेल है, ये कौन सी सेल, आउटर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील होते जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है लार्ज सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो क्या लगता है, अधिक लगता है, और साइज क्या करता है, डिक्रीज। कहने का मतलब जो जेड इफेक्टिव है वो डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, स्क्रीनिंग के ऊपर, और जो हमारा साइज है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन मिडल ऑफ द सीरीज जब वो हाफ से अधिक या हाफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन टेन कर ले, वहाँ पर धीरे धीरे जो हमारा जेड इफेक्टिव है वो डिक्रीज होना शुरू होगा और स्क्रीनिंग बढ़ना शुरू होगी। कहने का मतलब है स्क्रीनिंग और जेड इफेक्टिव दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल होने के कारण यहाँ पर साइज लगभग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और लास्ट में धीरे धीरे जब डी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फुल फिल हो जाएंगे, तो उनके छोटे साइज होने के कारण डी सब सेल का, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बढ़ जाएगी, रिपल्सन बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर जाएगा, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या कर जाएगा, डोमिनेट, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो स्टार्टिंग में देखो यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्शन डोमिनेट करती है किसके ऊपर, रिपल्सन के ऊपर, इसलिए साइज डिक्रीज करता है। यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल रहती हैं, और लास्ट में रिपल्सन डोमिनेट कर जाती है किसके ऊपर, अट्रैक्शन के ऊपर। और यही ट्रेंड हमारा 4D सीरीज में है, और यही ट्रेंड हमारा 5D सीरीज में। यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी रिपल्सन के ऊपर, यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों इक्वल हो जाएंगे, लास्ट में रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगी किसके ऊपर, अट्रैक्शन के ऊपर। या फिर हम बोल सकते हैं भाई यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव है उसकी वैल्यू अधिक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कम है। जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण साइज डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग कांस्टेंट दोनों इक्वल हैं, और यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव है उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई, और जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो डोमिनेट कर गया किसके ऊपर, जेड इफेक्टिव के ऊपर। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला तो पता ही है, जो जेड इफेक्टिव होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर उसका माइनस उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और जिसकी स्क्रीनिंग जितनी अच्छी होगी, कहने का मतलब है स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, और जब भी जेड इफेक्टिव हमारा घट रहा है तो वहाँ पर साइज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर लास्ट केस में आके जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और जो हमारे यहाँ साइज है वो बढ़ जाता है। और एक सीरीज में तीनों की तीनों सीरीज में आप लोगों को इसको सेपरेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको एक साथ ही पढ़िए। तो पहली सीरीज में स्टार्टिंग में अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी, बाद में रिपल्सन डोमिनेट करेगी, बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और यही रूल एप्लीकेबल है पहली सीरीज, दूसरी सीरीज और तीसरी सीरीज, तीनों की तीनों सीरीज के अंदर ये एप्लीकेबल है। देखो ये मैंने अब डिफाइन भी कर रखा है, आप लोग अगर इसको लिखना चाहो तो मैं लिख रखा है एक्सप्लेनेशन क्या है। इन ए ट्रांजिशन सीरीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज इनिशियली एज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन ड्यू टू, अगर वहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी सब सेल के अंदर वो लेस है, उसके कारण जो जेड इफेक्टिव वो डोमिनेट करेगा। जेड इफेक्टिव डोमिनेट करने से अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जो साइज है हमारा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद एट द मिडल ऑफ द सीरीज यहाँ पर क्या होगी, जो अट्रैक्शन है वो किसके इक्वल होगी, रिपल्सन के इक्वल, या फिर जेड इफेक्टिव किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट के इक्वल। कब, जब हम हाफ फिल मतलब जैसे मैग्नीज है यहाँ पर क्या होगा 3D 5 4s 2, इससे आगे चलेंगे, इससे आगे बढ़ना शुरू होगा, जैसे
Fe हो गया, आयरन कोबाल्ट निकल आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। कौन बढ़ना शुरू हो जाएगा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और एंड ऑफ द सीरीज क्या होगा? जो स्क्रीनिंग है वो डोमिनेट करेगी किसके ऊपर? जेड इफेक्टिव के ऊपर। अगर जेड इफेक्टिव कम हो गया तो वहाँ पर साइज क्या कर जाएगा हमारा? डिक्रीज कर जाए, वो सॉरी साइज हमारा इंक्रीज कर जाएगा। देखो एट द एंड ऑफ द सीरीज जो स्क्रीनिंग है वो डोमिनेट कर जाएगी किसके ऊपर? जेड इफेक्टिव के ऊपर। ठीक है, ये कब होगा? जब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? फुलफिल। देयरफॉर रिपल्सन डोमिनेट करेगी किसके ऊपर? अट्रैक्शन के ऊपर। साइज क्या कर जाएगा? इंक्रीज। पहले केस में क्या था? जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा था, तो इसलिए वहाँ पर साइज क्या कर रहा था? डिक्रीज। साइज डिक्रीज करने का क्या कारण क्या था? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इनर सेल है, ये आउटर सेल है, अगर इनके ऊपर इफेक्ट बढ़ेगा लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि तो हम तो साइज न्यूक्लियस से लास्ट सेल तक का साइज मेजर करते हैं ना, तो इसलिए अगर ये साइज, ये न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ेगा तो यहाँ पर ये जो सेल है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्या आना शुरू हो जाएगी? पास आना शुरू हो जाएगी, और वहाँ पर जो साइज है हमारा वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और मिडल ऑफ द सीरीज अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर हम बोल देंगे जो जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग कांस्टेंट है दोनों लगभग क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, और हमारा साइज लगभग क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और लास्ट में जब एंड ऑफ द सीरीज क्या होगा? जो स्क्रीनिंग है वो डोमिनेट करेगी किसके ऊपर? जेड इफेक्टिव के ऊपर। स्क्रीनिंग हमारी क्या हुई? अच्छी हुई, तो अब ये जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगा? नामात्र हो जाएगा, मतलब लगना ही बंद हो जाएगा। तो जो इस सेल के इलेक्ट्रॉन है, इस सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू करेंगे? रिपेल करना शुरू करेंगे, और साइज एकदम से क्या कर जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा सेल। इतना ही। आगे हम और प्रॉपर्टीज हैं जो डी सब सेल उसकी हम स्टडी करेंगे।